आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है केंद्रीय सत्ता के प्रति राजपूतों के प्रतिरोध। पूर्व के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि केंद्रीय सत्ता का राजपूताना के राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य, कौन कौन से क्षेत्रों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था, हम अलाउद्दीन खिलजी को डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मध्यकाल के अंदर केंद्र के अंदर दो प्रमुख काल के अंदर, मध्यकाल को भी दो प्रमुख कालों में विभाजित किया जाता है। एक है दिल्ली सल्तनत काल और दूसरा है राजपूत काल, मुगल काल। तो मुगल काल में हम देखते हैं राजपूतों का प्रतिरोध रहा। राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत रहा है। जिस प्रकार से मेवाड़ ने अपने राज्य को एक गौरवशाली रूप में स्थापित किया, ठीक वैसे ही मेवाड़ भी एक बहुत महत्वपूर्ण गौरवशाली स्थान प्राप्त करता रहा है। मेवाड़ में जिस गोहिल वंश ने उसकी स्थापना करी और उसके गौरव को निरंतर बढ़ाया, उसी प्रकार से मारवाड़ में राठौड़ वंश ने इस गौरव को बढ़ाया। राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंघा द्वारा की गई थी। वे एक विस्तारवादी शासक थे, साथ ही साथ अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। उनका लंबे समय तक तुर्कों से संघर्ष रहा और फिर हम देखते हैं कि राव सिंघा के बाद राव चूड़ा तक जितने भी शासक राठौड़ वंश में आए, उन्होंने राठौड़ वंश के गौरव को निरंतर बढ़ाया। इन शासकों ने मालवा, गुजरात, जालौर, नागौर आदि शक्तियों को अपने अधिकार में कर लिया और अपने राज्य को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास किया। राव चूड़ा ने मंडोर के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया और फिर मारवाड़ को उन्होंने मालवा के प्रभाव से भी मुक्त किया। मालवा में इस समय तक मुस्लिम शासन का स्थापना हो चुकी थी, जो हम पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी के काल में या हम सांगा और कुंभा की बात करें, उनके काल में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। रणमल का पुत्र जोधा जो था, उसने इस वंश के सर्वाधिक पराक्रमी शासक के रूप में अपने आप को स्थापित किया और फिर उसके बाद राव सातल, राव गंगा मेवाड़ के शासक बने। 1531 में राव गंगा की मृत्यु हुई और उसके बाद मालदेव जोधपुर का शासक बना। मालदेव एक अद्भुत सैनिक योग्यताएं रखने वाला एक व्यक्तित्व था। उसके समय में जोधपुर के राज्य में केवल सोजित और जोधपुर के परगने थे। उसका राज्याभिषेक सोजित में संपन्न हुआ, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसके युग में दिल्ली के अंदर हुमायूं शासन कर रहा था, गुजरात में बहादुर शाह और दिल्ली में फिर हुमायूं के बाद सत्ता अपने हाथों में लेने के बाद शेरशाह गद्दी पर बैठा था। तो हम देखते हैं कि इसका अपने काल में मालदेव का हुमायूं के साथ, शेरशाह के साथ और फिर इसके काल के अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में अकबर के साथ भी इसका संपर्क स्थापित हुए। मालदेव की हम विस्तारवादी नीति की बात करें तो हम देखते हैं कि उसने अपने राज्य का निरंतर विस्तार किया था। सर्वप्रथम उसने अपने पड़ोसी क्षेत्रों पर अधिकार किया और फिर उसके बाद उसने दूरस्थ राज्यों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करी। राजपूताना के सुदृढ़ किलों पर इसने अपना अधिकार किया और अपने राज्य की सीमाएं भी इसने बढ़ाई। इसका आक्रमण भद्राजून के क्षेत्र पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। ये जोधपुर के दक्षिण में स्थित था और यहाँ का शासक सिंघलवीरा था, जिससे राठौड़ों की परंपरागत शत्रुता थी। ये किला सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और यहाँ मेड़ता के जागीरदार वीरम देव के सहयोग से इसने भद्राजून पर आक्रमण किया और इसे अपने नियंत्रण में लेकर अपने पुत्र रतन सिंह को उसका दायित्व सौंपा। उसके बाद इसने नागौर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। नागौर राजपूताना का वो क्षेत्र था जहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना थी। तो यहाँ का शासक दौलत खां था।
साम्राज्यवादी होने के कारण दौलत खां ने मेड़ता पर अपना अधिकार करने की कोशिश करी, किंतु वो असफल रहा। 1533 में मालदेव ने नागौर पर आक्रमण किया और दौलत खां को पराजित किया। 1535 में फिर से दौलत खां ने नागौर पर अपना अधिकार स्थापित करने का असफल प्रयास किया और फिर हम देखते हैं कि बाद में वे हाकिम बनकर अपनी राजधानी यानी मालदेव ने उसका सामना किया और वहाँ पर अपने सहयोगी वीरम को हाकिम बनाकर वो अपनी राजधानी जोधपुर को लौट आया। अगली जो विजय थी इसकी मेड़ता के ऊपर थी। मेड़ता का शासक वीरमदेव था और मालदेव से इसकी दुश्मनी थी। शत्रुता का कारण एक हाथी था जो इस समय वीरम के पास था और मालदेव उसे प्राप्त करना चाहता था और इसीलिए मालदेव ने वीरम की शक्ति को समूल नष्ट करने के लिए उसकी अनुपस्थिति में मेड़ता के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन वीरमदेव को इस षड्यंत्र का पता चल गया और अजमेर के प्रश्न को लेकर दोनों के बीच में शत्रुता बढ़ती चली गई। चूँकि वीरमदेव का अजमेर पर अधिकार था, वीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था और मालदेव अजमेर को अपने अधिकार में लेना चाहता था। अजमेर के निकट स्थित राया में राया की जो जागीर थी वो वरसिंह के पौत्र सहसा को दी गई थी और वीरमदेव उसको पसंद नहीं करता था। इसलिए वीरमदेव ने राया पर अधिकार किया और मालदेव की सेना फिर अजमेर पहुंची और वहाँ उसने वीरमदेव के साथ संघर्ष किया और वीरमदेव को भागने पर विवश कर दिया। वो भागकर शेर शाह सूरी की शरण में चला गया। सिवाना के ऊपर, सिवाना जो जालौर के क्षेत्र में था, वहाँ उस दुर्ग पर भी जोधपुर के शासक ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। यहाँ का राजा इस समय डूंगरसी था। मालदेव ने 1538 में यहाँ आक्रमण किया पहली बार, जब उसको सफलता प्राप्त नहीं करी और फिर उसके तुरंत ही बाद उसने दूसरा अभियान की भी योजना बना ली और सिवाना के दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग को घेरने से किले के अंदर रसद की कमी हो गई। राणा डूंगरसी को किला छोड़कर बाहर निकलने पर विवश होना पड़ा। आमने सामने के युद्ध के अंदर मालदेव ने जालौर के शासक सिकंदरा खां के ऊपर आक्रमण किया और उसे बंदी बना लिया। कैद में उसकी मृत्यु हो गई और जालौर पर मालदेव का अधिकार हो गया। सिवाना के दुर्ग पर भी मालदेव का अधिकार स्थापित हो गया। सांचौर पर मालदेव ने अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से इसे अपने अधिकार में ले लिया। बीकानेर के ऊपर राव जैतसी इस समय शासन कर रहे थे और ये क्षेत्र जांगल देश के नाम से प्रसिद्ध था। हालांकि मालदेव के साथ इनके संबंध मैत्रीपूर्ण ही थे, लेकिन मालदेव के पिता राव गंगाडी के युद्ध में राव जैतसी ने सहायता नहीं करी थी और इसलिए मालदेव, चूँकि स्वयं महत्वाकांक्षी था, इसलिए वो इस क्षेत्र को अपने अधिकार में मिलाना चाहता था और इस कारण से उसने बीकानेर के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसने पही नामक स्थान पर अपना सैनिक पड़ाव डाला और बीकानेर की सेना उससे लड़ने के लिए सुवा नामक स्थान पर आ डटी। साहेब के मैदान में इन दोनों के बीच में कड़ा संघर्ष हुआ और हम देखते हैं कि राव जैतासी अपने सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। मालदेव ने बीकानेर के दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मेवाड़ और मालदेव के संबंधों की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मालदेव जब मारवाड़ का शासक बना उस समय मेवाड़ में अव्यवस्था और अराजकता फैली हुई थी। हालांकि मेवाड़ राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, किंतु इस काल में मेवाड़ के बदनौर, बीसलपुर, मदारिया, नाडौल, जहाजपुर जैसे क्षेत्रों पर अराजकता का लाभ उठाकर मालदेव ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अपनी इन सफलताओं के बाद उसने मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और बनबीर के खिलाफ राज्य प्राप्त करने में उदय सिंह की सहायता भी करी। उदय सिंह के राज्यारोहण के बाद जेता सिंह की छोटी पुत्री को लेकर दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। यह जेत सिंह मेवाड़ के सामंत झाला अज्जा का पुत्र था, जो उदय सिंह से अप्रसन्न होकर मारवाड़ आ गया था तथा मालदेव ने उसे खैरवा की जागीर प्रदान करके अपने राज्य में रख लिया था। मालदेव जेत सिंह की छोटी पुत्री
पर आसक्त था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन जीत सिंह को ये प्रस्ताव पसंद नहीं था। वह पहले ही अपनी बड़ी पुत्री रूपा देवी का विवाह मालदेव से कर चुका था, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी छोटी पुत्री का विवाह पुनः मालदेव से न करके वो राणा उदय सिंह के साथ संपन्न करना चाहता था, और वो उसने कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर मालदेव ने कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। यह उस समय राणा उदय सिंह का केंद्र था। मालदेव हालांकि अपने इस प्रयास में असफल रहा, और साथ ही अपनी अदूरदर्शिता के कारण वो एक शक्तिशाली मित्र को भी खो बैठा। मालदेव ने अपने अनेक वैवाहिक संबंधों के द्वारा पड़ोसी राज्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित किए। 1536 में मालदेव ने जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया। इस विवाह के फलस्वरूप दोनों में मधुर संबंध स्थापित हो गए, लेकिन ये संबंध लंबे समय तक कायम नहीं रह सके, क्योंकि मालदेव एक हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी शासक था, और वो अपने राज्य का निरंतर विस्तार करना चाहता था। वो किसी भी क्षेत्र को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहता था, स्पेशली राजपूताना के क्षेत्रों में। तो मालदेव ने लूणकरण के हत्या की योजना बनाई, और इसकी जानकारी उमादे की माता को पड़ गई। ऐसी स्थिति में उसने विचार किया कि यदि वो अपने पति को बचाती है तो स्वयं के लिए खतरा हो जाएगा, यानी स्वयं विधवा हो जाएगी, और यदि अपने पति को ये बताती है कि उनके जवाई ने उनके साथ षड्यंत्र रचा है उनके विरोध में, तो पुत्री विधवा हो जाएगी। तो ऐसे में हम देखते हैं कि उमादे ने जोधपुर से अजमेर स्थित तारागढ़ में उसने अपनी बिटिया को, अपनी बेटी को, जिसका विवाह मालदेव के साथ हुआ था, उसे भिजवा दिया, और वो जीवन भर अपने पति से नाराज रहने के कारण इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानने गई। बाद में मालदेव की मृत्यु के बाद वह सती हो गई। मालदेव के काल में हुमायूं केंद्र में गद्दी पे बैठा हुआ था, और उस समय उत्तर भारत में अव्यवस्था और अराजकता हो रही थी। दिल्ली के शासक बाबर की मृत्यु हुई। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो वो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, और हम देखते हैं कि उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य के विभिन्न प्रांत जो कि दिल्ली से दूर थे, वो केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र होना शुरू हो गए। उनमें एक अफगान सरदार शेर खां भी निरंतर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसने अपनी इतनी शक्ति का विस्तार कर लिया कि 1540 में वो बलीग्रम के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करने में सफल हुआ, और इस पराजय के फलस्वरूप हुमायूं भारत छोड़ के सिंध की ओर चला गया। दूसरी ओर शेरशाह ने हुमायूं के जाने के बाद भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और सूर्यवंश की स्थापना करी। मारवाड़ में महत्वाकांक्षी मालदेव भी निरंतर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, और वो उसका विचार था कि अभी हाल ही में शासक बनने के कारण दिल्ली में शेरशाह की स्थिति अधिक मजबूत नहीं है, इसलिए उसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया। हालांकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करा था, लेकिन मन ही मन उसे शेरशाह से भय भी था। इसलिए अपने पक्ष को मजबूत करने की दृष्टि से उसने हुमायूं को मारवाड़ आने का आमंत्रण दिया। 1541 में उसने ये संदेश भिजवाया कि इस समय शेरशाह की सेनाएं असंगठित हैं, इसलिए वे दोनों मिलकर दिल्ली और आगरा पर आक्रमण कर सकते हैं, किंतु हुमायूं ने बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। मालदेव हुमायूं को अपने पक्ष में इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि हुमायूं ने उसने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन फिर जब हुमायूं उस ओर आया सहयोग प्राप्त करने के लिए, तो फिर मालदेव ने उसका सहयोग करने का विचार त्याग दिया। उसके कई कारण थे। सबसे प्रमुख कारण तो ये था कि मालदेव के कुछ शत्रु थे जो शेरशाह की अधीनता में थे, और वो मालदेव के विरुद्ध शेरशाह को
बहुत सी जानकारियाँ दे सकते थे। दूसरा हम कारण देखते हैं कि हुमायूं को शरण देकर शेरशाह को वो पराजित तो करना चाहता था, किंतु वो ये जानता था कि यदि ऐसा वो करेगा, हुमायूं को अगर वो सहयोग करेगा तो भविष्य में शेरशाह उसका हमेशा के लिए दुश्मन बन सकता है। और शेरशाह की एक विशाल सेना बंगाल में थी, तो ऐसी स्थिति में शेरशाह को पराजित करना उस युग में कोई आसान काम तो नहीं था, लेकिन बाद के लिए परेशानी उत्पन्न करना हो सकता था। और इसलिए हुमायूं ने निमंत्रण देने के बाद भी हुमायूं को निमंत्रण देने के बाद भी शेरशाह ने अपना सहयोग नहीं किया। वो इधर उधर भटकता रहा, अलग अलग क्षेत्रों पे अपनी शक्ति का संचार करने के लिए घूमता रहा और शेरशाह की गतिविधियों पे भी नज़र रखता रहा। करीब 8-9 महीने के अंतराल में शेरशाह वापस से सुसंगठित हो गया, उसकी सेनाएं उसके पास आ गई, केंद्र में आ गई और शेरशाह ने अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया। और तब लगभग 1 वर्ष हो चुका था हुमायूं के साथ मालदेव का संपर्क हुए, और 1 वर्ष बाद हुमायूं को मालदेव के प्रस्ताव की याद आई। तो फिर 1 वर्ष बाद जब हुमायूं मालदेव के पास आया तो मालदेव ने शेरशाह को हुमायूं को सहयोग देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब स्थितियां पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी थी। अब शेरशाह सूरी अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से विस्तार कर चुका था, और अगर हुमायूं को वो सहयोग देता तो उसके लिए समस्या ज़्यादा बढ़ सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुमायूं को भी पूरी तरीके से मालदेव के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने अपने दूत भेजे मालदेव के पास ये जानकारी लेने के लिए कि मालदेव की जो स्थिति है वो कैसी है। और इन दूतों ने जाके हुमायूं को ये जानकारी दी कि मालदेव आपके साथ धोखा कर सकता है, वो आपको कैद करके शेरशाह के सुपुर्द कर सकता है, इसलिए मालदेव से सहयोग प्राप्त करने के लिए यहाँ रुकना, यानी राजपुताना के निकट रुकना उचित नहीं होगा, हमें यहाँ से पड़ाव उठा लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस एक कूटनीतिक के तरीके से मालदेव ने हालांकि शेरशाह सूरी से युद्ध करने से अपने आप को बचाया और हुमायूं को अपना सहयोग नहीं दिया। अगर पूर्व में हुमायूं को जो उसने संदेश भेजा था वो हुमायूं पहले मान लेता तो निश्चित तौर पर बहुत सा परिवर्तन हम इतिहास में देख सकते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। हुमायूं के लौट जाने के बाद मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया, जो गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जाना गया। शेरशाह जब दिल्ली का शासक बना 1540 में, तब मालदेव मारवाड़ में अपनी शक्ति का विस्तार निरंतर कर रहा था। जैसा हमने अभी पूर्व में डिस्कस किया कि शेरशाह गद्दी पर बैठा तब जो थोड़ा सा अराजकता का माहौल बना, उस दौरान मालदेव ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, अपने राज्य को विस्तृत किया। अब जब शेरशाह स्थापित हो गया तो उसके बाद 1543 में 1543 में शेरशाह ने अपना सारा ध्यान मारवाड़ की तरफ केंद्रित किया, क्योंकि अब वो राजस्थान में अपनी सत्ता का प्रसार करना चाहता था। और इस समय तक मालदेव ने भी अपने राज्य का काफ़ी कुछ विस्तार कर लिया था और वो बहुत से युद्धों से मुक्त हो चुका था। दोनों ही शासक अपने एक दूसरे के राज्य की ओर, यानी एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए अपने राज्य का विस्तार करने का विचार कर रहे थे। 1540 में राज्याभिषेक होने के बाद शेरशाह ने मालदेव की जो महत्वाकांक्षा थी उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया था, और हम देखते हैं कि 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध के रूप में इसकी परिणति हुई। यदि हम युद्ध के कारणों की बात करें तो सबसे पहला, जैसा हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, कि महत्वाकांक्षाओं का टकराव इन दोनों के बीच में इस युद्ध का प्रमुख कारण रहा। मालदेव जिसको कि अपने पिता से एक छोटा सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था, उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था और उसकी महत्वाकांक्षा निरंतर बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ शेरशाह सूरी, जिसने कि मुगलों से सत्ता छीनी थी, वो भी अपनी सत्ता का विस्तार कर रहा था। तो ऐसे में ये दो जो शक्तिशाली शासक थे एक दूसरे की शक्ति को विस्तृत नहीं होना देना चाहते थे। तो युद्ध होना इनएविटेबल था, यानी युद्ध होने की तो संभावना पूर्ण रूप से नज़र आ ही रही थी।
हुमायूं और मालदेव के आपसी संबंधों की हम बात करें तो हुमायूं का मालदेव के राज्य के निकट आना, उससे सहयोग प्राप्त करना, हालांकि मालदेव ने उसे सहयोग नहीं दिया, लेकिन पूर्व में उसको निमंत्रण मालदेव द्वारा भेजा गया था, जिस समय हुमायूं ने ध्यान नहीं दिया। और बाद में फिर हुमायूं जब 1 वर्ष बाद आया तब तक परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया था। शेरशाह पूरी नज़र रखे हुआ था मालदेव की गतिविधियों पर। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन दोनों के बीच में जो आपसी संबंध रहा, हालांकि मालदेव ने हुमायूं को मदद नहीं करी, लेकिन फिर भी शेरशाह ने उसके ऊपर शेरशाह ने को ये समझ आया कि अगर मौका मिले तो हुमायूं के साथ मिलके मालदेव शेरशाह के विरुद्ध में आवाज़ उठाने की कोशिश कर सकता है। और ये जो परिस्थिति थी उसने भी इन दोनों के बीच में युद्ध का एक कारण बनी। वीरमदेव और कल्याणमल, ये जैसा अभी हमने पूर्व में डिस्कस किया था कि मेड़ता और बीकानेर के ऊपर मालदेव ने अपना शासन स्थापित किया था, और ये दोनों ही शासक जो थे बीकानेर के, ये अपने राज्य को मालदेव के हाथों खोकर शेरशाह सूरी की शरण में चले गए थे, और ये शेरशाह सूरी को मालदेव के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उकसा रहे थे। राजपूताना की राजनीतिक स्थिति बड़ी अनुकूल थी, और अगर शेरशाह सूरी अपने आप को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित करना चाहता था और अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो राजपूताना पर अपना अधिकार स्थापित करके फिर वो दक्षिण भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। और इसलिए भी वो राजपूताना के क्षेत्र को अपने अधिकार में लेके मालदेव की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करना चाह रहा था। ये भी एक अन्य कारण रहा। और जैसा कि दोनों जो शासक थे उनके धर्म अलग अलग थे, तो शेरशाह सूरी का अफ़गान शासक होने के नाते इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक था, और वो उत्तर भारत के अंदर काफिरों का, जो कि मुस्लिम इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, उनका नाश करना चाहता था। और इसलिए वो मालदेव, जो कि हिंदू राजा था, उसके ऊपर आक्रमण करके अपनी हम कह सकते हैं कि धार्मिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता था, और ये भी इन दोनों के बीच में युद्ध का कारण रहा। अब जब हम युद्ध की घटनाओं को डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि शेरशाह ने रायसीन अभियान के बाद सेना लेकर मारवाड़ की ओर वो अग्रसर हुआ, और उसने पूरी कूटनीति से काम लिया। वो मालदेव पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से नारनौल होता हुआ फतेहपुर शेखावटी के मार्ग से डीडवाना होकर मारवाड़ की ओर आगे बढ़ा। वो बयाना, सांगानेर और अजमेर के मार्ग से होकर भी जोधपुर बढ़ सकता था, किंतु उसने ये मार्ग नहीं चुना, क्योंकि उसे मालूम था कि इस मार्ग पर मालदेव ने सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए हैं, और इन क्षेत्रों में सुदृढ़ किलेबंदी शेरशाह की पराजय का कारण भी बन सकती थी। इसीलिए उसने लंबा और कठिन मार्ग चुना, और ये मार्ग दूसरा था। दिल्ली से नारनौल होते हुए जब वो रेतीली मार्ग से डीडवाना की ओर बढ़ा, तब उसे मालदेव के सेनापति कुंपा के साथ युद्ध करना पड़ा, और कुंपा ने ही मालदेव को ये खबर भिजवाई थी कि शेरशाह अन्य रास्ते से, यानी इस मार्ग से आक्रमण कर रहा है। जैसे ही मालदेव को खबर मिली तो उसने जैतारण और पिपाड़ा में अपनी सेना संगठित करी और युद्ध की तैयारी करी। ये क्षेत्र शेरशाह से युद्ध के लिए एकदम उपयुक्त था, क्योंकि यहाँ जोधपुर से होने वाली, यानी जोधपुर के निकट होने की वजह से मालदेव के लिए आसानी थी। शेरशाह ने अजमेर से 80 मील दूर बाबरा नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाला। दूसरी ओर मालदेव ने बाबरा से 12 मील की दूरी पर गिरी नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाला, और शेरशाह ने मोर्चाबंदी करी, खाइयाँ खुदवाई और युद्ध की तैयारी करी। हम देखते हैं कि बाबरा और गिरी नामक स्थानों के मध्य सुमेल नामक की एक खारे पानी की नदी बहती है, और इसलिए इस युद्ध को गिरी सुमेल का युद्ध कहा गया। लगभग 1 महीने तक दोनों की सेनाएं आमने सामने पड़ाव डाल के रखा, लेकिन पहल किसी ने नहीं करी।
अब ये जो दीर्घकालीन पड़ाव था वो शेर खां के लिए परेशानी का सबब बन गया था, क्योंकि एक तो दिल्ली बहुत दूर था, तो दिल्ली में किसी भी तरह की स्थिति में परिवर्तन हो सकता था, उसे खाद्य सामग्री प्राप्त करने में भी कठिनाई होने लगी। तो अब वो इस स्थिति में ना तो पीछे हट सकता था और ना ही वो आगे बढ़ना चाहता था। तो ऐसे में उसने कूटनीति का सहारा लिया। उसने मालदेव के विश्वासपात्र सरदारों के बीच में अविश्वास उत्पन्न करने के लिए कुछ ऐसे पत्र डलवा दिए जो कि जाली थे और जो एक तरीके से उनके अविश्वास का, यानी अविश्वास पात्र जो सरदार थे उनका शेरशाह सूरी से मिल जाने की बात को उन पत्रों में कहा जा रहा था। और मालदेव को इसकी जानकारी जब मिली तो मालदेव का अपने सरदारों पर से विश्वास उठ गया, थोड़ा सा वो आशंकित हो गया और उसे अपनी पराजय निश्चित होती सी नजर आने लगी। दूसरी तरफ युद्ध की शुरुआत सी होने लगी, लेकिन मालदेव मन से कमज़ोर होके बिना युद्ध के ही युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गया। शेरशाह सूरी ने बाद में बची हुई सेना के साथ युद्ध किया और उसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। विजय प्राप्त करने के पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता, यानी ये युद्ध उसके लिए इतना कठिन था, ये उसने अपने इन शब्दों से बयान किया। तो हम देखते हैं कि गिरे सुमेल के युद्ध में ये राजस्थान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ। इसके परिणामों की यदि हम बात करें तो इसने राजपूतों के गौरव को गहरा आघात पहुंचाया। उनके आपसी जो संबंध थे वो भी नज़र आए, उनमें अदूरदर्शिता जो थी वो स्पष्ट नज़र आई, अविश्वास जो था वो समझ आया और अफगान सत्ता जो थी वो सुदृढ़ हो गई, उसे एक आधार मिला। शेरशाह सूरी के राज्य का विस्तार संभव हुआ और पूरी तरीके से उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया, जो आने वाले काल के अंदर उसकी जो योजना थी उसमें सहयोग कर सकता था। पराजय के कारणों की बात हम करें तो सबसे पहली बात तो पड़ोसी राज्यों से मालदेव ने जो अपने राज्य विस्तार के समय में संघर्ष किया था उससे उसने शत्रुता उत्पन्न कर ली थी। तो जब उसके ऊपर आक्रमण हुआ तो किसी भी पड़ोसी राज्य ने उसको सहयोग करने की बात की ओर ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ उसके दो शत्रु वीरमदेव और कल्याणमल शेरशाह सूरी से जाके मिल गए थे। दूसरा, शेरशाह सूरी की जो छल कपट का तरीका था उसने भी मालदेव की पराजय का कारण बना। मालदेव ने अपने सरदारों के ऊपर विश्वास न रखना भी उसका एक कारण कह सकते हैं हम। और ये जो छल कपट शेरशाह द्वारा अपनाया गया था उसने आसानी से उसको विजय हासिल करवा दी। शेरशाह के द्वारा तोप खाने का जो प्रयोग किया गया था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा, क्योंकि मालदेव की युद्ध नीति जो थी वो परंपरागत थी और तोपों से युद्ध करना अभी उन्होंने शुरू नहीं किया था। जलाल खां लोहानी का आगमन शेरशाह सूरी की विजय का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। कुंपा और जेता जैसे सेना नायकों ने जो युद्ध किया था उसमें राजपूत सेना ने अफगान सेना को भीषण संघर्ष करके उसे पराजय के नज़दीक लाके पटक दिया था। लेकिन जैसे ही जलाल खां लोहानी अतिरिक्त सेना लेकर आया तो शेरशाह की सेना को विजय प्राप्त हुई। मालदेव के पराजय का एक अन्य कारण ये था कि उसने शेरशाह को पराजित करने के लिए सैनिकों के पड़ाव पर रात्रि में ही आक्रमण करने की योजना बनाई और रात के अंधेरे में वो शिविर तक नहीं पहुंच सके, अपने लक्ष्य में असफल रहे और ऐसे में रात में आक्रमण की संभावना को देखते हुए पड़ाव भी बदल दिया गया था और ये भी उसके पराजय का एक कारण रहा। मालदेव ने पुनः अपनी शक्ति का संचार किया। कुछ समय तक वो जोधपुर पर अपना अधिकार स्थापित करके रखा उसने और फिर 1545 में उसकी कालिंजर अभियान के दौरान मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी जो थे उसके समान योग्य नहीं थे और वे इसके विशाल साम्राज्य को बचा के नहीं रख पाए। उसके शासन के अंतिम समय में हम देखते हैं कि अकबर शासक बन चुका था। शेरशाह सूरी को पराजित करके हुमायूं ने सत्ता पुनः हासिल कर ली थी और हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पर बैठा था।
अकबर ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत राजपूताना के क्षेत्र पर बहुत से अभियान भेजे और उन अभियानों में अकबर ने अजमेर के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया। साथ ही अकबर ने जैतारण पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया, उसने मेड़ता पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और जब वो आगे की ओर बढ़ने लगा, जब मेड़ता पर उसका अधिकार स्थापित हो गया, तब मालदेव ने अपने पुत्र चंद्रसेन के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। हालांकि उसने ये निर्देश दिया था कि यदि शत्रु की सेना तुम्हें ज़्यादा शक्तिशाली लगे तो युद्ध ना करें, और फलतः चंद्रसेन ने युद्ध किए बगैर ही लौटना स्वीकार कर लिया, क्योंकि अकबर की सेना जो थी वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली थी। अकबर विजय को प्राप्त हुआ और मेड़ता को जीतकर वापस जयमल को लौटा दिया गया। हम देखते हैं 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही मुगलों में प्रतिरोध की शक्ति जो थी वो क्षीण हो गई।